आधी रात का वक्त था जब मुझे अपने पाँव पर कुछ सनसनाहट सी महसूस हुई। मैंने नींद ही में पाँव को थोड़ा सा झटका दिया और पहलू बदलकर सो गया। 2 मिनट नहीं गुजरे होंगे कि दोबारा वही सनसनाहट मुझे अपने पाँव की बजाय अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। साथ ही अजीब सी आवाज़ भी वाज़िह तौर पर सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे कान में आकर मुझे चुप रहने का कह रहा हो। मैं नींद की हालत में ही आँख खुली और बंद आंखों से बेड पर उठ बैठा और अब वो आवाज़ आराम आराम से मुझसे दूर जा रही थी। मैं अभी तक नींद की हालत में था। मैंने अंधेरे में हाथ चलाते हुए करीब मेज पर लगा लैंप रोशन किया, साथ ही मेज पर पड़ा चश्मा उठाकर पहन लिया और फिर उस आवाज के ताक़ुब में मुड़कर सामने देखा तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और सामने कुछ साए की मानिंद नजर आ रहा था, जो मध्यम रोशनी और मेरे ताज़ा नींद से बेदारी की वजह से मुझे वाज़िह दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहाँ? मैंने पूछा, मगर फिर से वही आवाज सुनाई दी। मैं परेशानी के आलम में उठा, मेज पर पड़ा ही पड़ा अपना मोबाइल उठाया और उसकी लाइट चलाकर दरवाजे के पास आ गया। मोबाइल की रोशनी में थोड़ा सा दूर ऐसा लग रहा था जैसे सामने किसी बुद्ध को एक बड़ा सा स्याह रंग का कोट पहनाकर वहां खड़ा कर दिया गया हो, क्योंकि सामने खड़ी चीज बिल्कुल बेजान सी बनी हुई थी। स्याह रंग के बड़े से कोट ने उस साए का चेहरा मुकम्मल तौर पर छुपाया हुआ था। मैंने मजीद करीब जाकर रोशनी उसके चेहरे की तरफ कर दी, मगर उसकी गर्दन मुकम्मल तौर पर नीचे झुकी हुई थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दोबारा उसके करीब जाकर पूछा, कौन है? जैसे ही उसने अपना सर ऊपर उठाया, उसका चेहरा देखकर मुझे डर और खौफ का इतना बड़ा झटका लगा कि मोबाइल मेरे हाथ से नीचे जा गिरा और मैं लड़खड़ाते हुए वापस बेड पर आ गिरा। जैसे ही मैंने करीब जाकर रोशनी उसके चेहरे पर दी तो उसने सर ऊपर उठाया। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बिगड़ कर खौफनाक हो चुका था। सर के बाल, जो कोट के अंदर से भी दिखाई दे रहे थे, सफेद रंग के थे। चेहरे पर छोटी छोटी तारें धंसी हुई थीं, जैसे पूरे चेहरे पर टांके से लगे हों। चेहरे के दोनों अतराफ हड्डियां टूटकर बाहर निकली हुई थीं, जिनमें से खून की बजाय अजीबो-गरीब किस्म का पीप निकल रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारा थीं। मैंने जैसे ही मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर दी तो उसने मुंह पर उंगली रखते हुए मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं बेड पर पड़ा खौफ से हाँफ रहा था कि इसी शोर में करीब सोई हुई मेरी बीवी नाजिया भी जाग पड़ी। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हाँफ रहे हैं? नाजिया ने मुझे सहारा देते हुए पूछा। मैंने उसे सारा वाकया सुनाया तो सुनकर हंस पड़ी। तुम हंस रही हो नाजिया? मुझे नाजिया पर गुस्सा आने लगा। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि आपने ख्वाब देखा है, नाजिया ने हंसते हुए बताया। मैंने कहा, नाजिया, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। देखो, मैं इस जगह पर आया था, वहाँ पीछे मेरा मोबाइल गिरा पड़ा है, और वो देखो, बेड के सिरहाने के पास मेज पर जलते हुए लैंप को देखो। मैं नाजिया को अपनी बात की सदाकत के बारे में बता रहा था, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी बात अधूरी रह गई। सामने बेड पर मैं और नाजिया गहरी नींद से आराम में सो रहे थे। देखा ना, मैं आपको कह रही थी कि आप ख्वाब देख रहे हैं। वो देखिए, हम दोनों आराम से सो रहे हैं। अभी मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि नाजिया के चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए और वो मेरे पीछे कुछ देखकर चीखी और यकदम धुआं बनकर गायब हो गई। मैं जानता था कि पीछे क्या है, मगर मैं दोबारा उस भयानक चेहरे को देखना नहीं चाहता था। मैं जल्द अज जल्द इस ख्वाब से निकलना चाहता था, मगर इससे पहले मुझे वही सनसनाहट दोबारा अपनी गर्दन पर महसूस हुई। कान में भी एक आवाज आई। मैंने लपक कर बेड पर सोए हुए अपने हकीकी किरदार को जोर से झंझोड़ा और मैं एक चीख के साथ हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठ बैठा। मैं ऐसे हाँफ रहा था जैसे अभी मौत के मुंह से वापस आ रहा हूँ। मैंने कमरे में चारों अतराफ देखा, मगर अब सब कुछ ठीक ठाक था। नाजिया मेरे पास सो रही थी। ऐसे ख्वाबों का आना क्या कोई बीमारी है? क्या ये ख्वाब सारी उम्र मेरा पीछा करेंगे? मैं ये बातें सोच ही रहा था
کہ अचानक मेरे पास सोई नाजिया गहरी नींद में सिसकियां लेकर रोना शुरू हो गई। मुझे अंदाजा तो हो गया था कि वो कोई डरावना ख्वाब देख रही है। मैं उसे उठाने ही लगा था कि मुझसे पहले वो एक खौफनाक चीख मारकर उठ बैठी। उसने भी एक डरावना ख्वाब देखा था। कौन थी? मगर हैरत अंगेज बात तो ये थी कि नाजिया का ख्वाब भी हूबहू लफ्ज़ व लफ्ज़ मेरे ख्वाब के जैसा था। मेरे साथ तो बचपन से ही मसला था कि मुझे न सिर्फ ऐसे डरावने ख्वाब आते थे, बल्कि कुछ ख्वाब में ऐसे देखता था जो बाद में हकीकत में तब्दील हो जाते थे। मुझे आज भी बहुत अच्छे तरीके से याद है, जब मैं 17 साल का था, अम्मी अबू एक फंक्शन पर दूसरे शहर गए हुए थे। घर में मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी बहन थे। मौसम की खराबी की वजह से मुझे रात देर से नींद आई। सोते ही हस्बे मामूल खौफनाक ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गया। मैं अम्मी अबू के साथ किसी इलाके में सफ़र कर रहा था। मौसम बहुत ही सुहाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बादल तह दर तह पहाड़ों, दरख्तों और बाज़ औक़ात बिल्कुल नीचे मेरी गाड़ी के पास आ जाते। सर्दी की शिद्दत में मामूल से ज़्यादा इजाफा हो गया था। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी और गाड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद बारिश बिल्कुल रुक गई, मगर मौसम वैसा ही सुहाना था। बादल एक मर्तबा फिर गाड़ी के बिल्कुल बराबर आ चुके थे। मैंने शीशा नीचे करके हाथ बाहर किया। बादलों को छूते ही ठंडक का एक खूबसूरत सा एहसास मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गया। शीशा बंद करो बेटा, वरना सर्दी लग जाएगी, अम्मी की आवाज़ आई। मगर मैं जिंदगी में पहली मर्तबा अपने ख्वाबों की दुनिया को हकीकत से देख रहा था। मैंने इस हकीकत को और इस खूबसूरत एहसास को एक एक लम्हा महसूस करना चाहा था। तभी मैंने दोबारा हाथ बाहर किया, मगर अब की बार मुझे हाथ पर हल्की सी चुभन महसूस हुई, जैसे किसी चूंटी ने काटा हो। मैंने हाथ खिड़की के अंदर कर लिए। अब मेरा हाथ पहले से ज्यादा भीगा हुआ था। अंधेरे के जैसी बिल्कुल मध्यम सी रोशनी मुझे बिल्कुल भी खौफजदा नहीं कर रही थी। मैं इस खूबसूरत लम्हे को हमेशा के लिए कैद करने के लिए मोबाइल निकालकर कैमरा खोलकर वीडियो स्टार्ट करने लगा कि मोबाइल की फ्लैश की रोशनी में जैसे ही मैंने अपने भीगे हुए हाथ को देखा तो मोबाइल मेरे दूसरे हाथ से सीट पर जा गिरा। तभी अम्मी ने मुझसे पूछा कि मोबाइल क्यों गिरा है, जबकि मैं उन्हें बता नहीं पा रहा था। मैंने झुककर सीट के नीचे पड़ा अपना मोबाइल उठाया और अम्मी की निगाहों से बचते हुए कांपते हाथों के साथ दोबारा फिर उसी भीगे हुए हाथ पर मोबाइल की रोशनी दी तो हाथ वैसे ही खून से तर था। खून के कतरे उसी रवानी के साथ टपक रहे थे। मैं सोचने लगा कि ये मेरा वहम है, भला छोटे बादलों को छूने से खून थोड़ी हाथ में भर जाता है। डरावने ख्वाबों ने मुझे एक नफसियाती मसले में डाल दिया है। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं अभी सोच रहा था कि मौसम यकदम साफ हो गया और बादल गायब हो गए। ये शायद चांदनी रात थी, क्योंकि चांद इतना ज्यादा रोशन था कि उसे दूर से भी देखा जा सकता था। मैंने चांद की रोशनी में एक बार फिर अपने हाथ को देखा। मेरा हाथ खून आलूद था और उसी वहशत से खून गिर रहा था। एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी रुक गई, क्योंकि आगे सारी ट्रैफिक जाम थी। मैंने दोबारा पहाड़ी की जानिब देखा तो चांद की रोशनी में सब कुछ दिलकश मालूम हो रहा था। मैं अपने हाथ से बहते खून को भूलकर चंद लम्हों के लिए इस दिलकशी में खोना चाहता था, मगर इस दिलकश मंजर को एक दिल दहला देने वाला मंजर बनने में एक सेकंड भी नहीं लगा था। सामने का पहाड़ हिलना शुरू हो गया। पूरे का पूरा पहाड़ लड़खड़ा कर गिरना शुरू हो गया और पहाड़ के बड़े बड़े तोदे तेजी के साथ गिरते हुए हमारी जानिब आ रहे थे। ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद लोगों में चीखों पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ से हमें मौत दिखाई देने लगी। अफरा तफरी के आलम में लोग अपनी जान बचाने की खातिर गाड़ियों से निकलकर बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान सड़क के अंदर एक इतनी बड़ी दरार पड़ी कि वहां पर खड़ी एक पूरी की पूरी बस, जिससे लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, नीचे खाई में जा गिरी। मैं पहले से परेशानी में था। ये मंजर देखकर मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर माऊफ हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इसी दौरान मेरी नज़र अम्मी पर पड़ी।
जो न जाने मुझे कब से झंझोड़े जा रही थी कि उस वक्त ऊपर से गिरता हुआ बहुत बड़ा पहाड़ एक शदीद धमाके के साथ ही हमारी गाड़ी को अपने ही साथ हजारों लाखों फीट खाई में ले गया, जिसके साथ ही मैंने खुद को भूखे जानवरों की तरह हाँफते हुए तने तन्हा एक कब्रिस्तान में पाया। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। इर्द गिर्द की सारी जगह सुनसान थी। नीचे जमीन पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े फिर रहे थे। मैं वहां से उठकर जाने लगा था कि पीछे पीछे मुझे कुछ आवाज आई, जैसे कोई जानवर हड्डियां खा रहा हो। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो एक कब्र के पास बैठे हुए मुझे किसी इंसान की पीठ नजर आई और हड्डियों को खाने वाली आवाज भी वहीं से आ रही थी। मैं चंद लम्हों के लिए साकित रह गया, फिर दिल में मुख्तलिफ कलिमात का विर्द करते हुए बोझल कदमों के साथ चलते हुए उस शख्स के करीब पहुंच गया। मुझे अपने दिल के धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। न जाने कितनी देर मैं उस शख्स के पीछे बुत बने खड़ा रहा। मिलाकर हिम्मत करके मैं उस शख्स के बिल्कुल सामने आ गया। कब्र खोदी हुई थी, जिसकी मिट्टी इर्द गिर्द पड़ी हुई थी, और इस शख्स की गोद में एक बच्चे की लाश थी, जिसके हाथ और पांव गायब थे। वो शख्स गर्दन झुकाए हाथ में इस लाश के जिस्म का कोई हिस्सा चबाए जा रहा था। मेरे लिए यह मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। वो शख्स हड्डी को चबाते चबाते अचानक रुक गया। शायद उसे मेरी मौजूदगी का इदराक हो गया था, मगर उसने गर्दन ऐसे ही झुकाई हुई थी और मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इस शख्स के हाथों में दोबारा थोड़ी सी हरकत हुई और ये वहीं साकित हो गया। थोड़ी देर के बाद अचानक सर ऊपर करके इसने मेरी जानिब देखा तो मैं इतना खौफजदा हो गया कि उल्टे पांव वहां से भागने लगा। इसी दौरान मैं किसी कब्र से जाकर टकराया और नीचे गिर पड़ा, मगर फिर फौरन उठकर टांगों की पूरी ताकत के साथ दोबारा भागना शुरू किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ। भागते हुए वो मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था जब उस शख्स ने मेरी तरफ देखा था। बहरहाल भागते भागते जब मेरा पैर किसी चीज से बुरी तरह टकराया तो मैं नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। एम्बुलेंस के सायरन और लोगों के शोर की हल्की हल्की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे 2-3 झटके महसूस हुए। मेरी आंख खुल गई। सर में शदीद किस्म का दर्द था। मैं अपने कमरे में मौजूद था। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज वाज़िया सुनाई दे रही थी। सामने मेरी बहन ज़ोहरा खड़ी थी। मैंने इसे गौर से देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़ोहरा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तभी उसने बताया कि अब अम्मी अबू हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। मुझे अंदाजा हो गया था कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा बीत चुका है, क्योंकि मेरे अक्सर ख्वाब हकीकत बन जाते थे। मैं दफ्तर से थका हारा रात के वक्त घर पहुंचा तो नाजिया परेशानी के आलम में दरवाजे पर ही मेरी मुंतजिर थी। मेरे देर से आने पर बहुत खफा थी। अरे बाबा, आज कुछ मीटिंग्स थी, इसी वजह से देर हो गई। आपको पता है, थोड़ी देर पहले पुलिस घर आई थी, नाजिया ने परेशान होते हुए बताया। वो कह रहे थे इस एरिया में पिछले कुछ दिनों से कोई गैर मामूली मखलूक देखी जा रही है। अजीबो गरीब किस्म के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। तंबीह करके गए हैं कि बगैर जरूरत के घर से बाहर मत निकले और रात के वक्त तो बिल्कुल मत निकले। अभी थोड़ी देर पहले बाकायदा ऐलानात भी हुए हैं, नाजिया ने बताया। अच्छा, तुम परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने नाजिया से कहा तो था, मगर मेरे जहन में कल रात वाला वाकया चलना शुरू हो गया था, जिसमें मैंने बड़े ही डरावनी शक्ल के इंसान को देखा था। मैंने नाजिया को ख्वाब बताकर ज्यादा परेशान नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था कि नाजिया बहुत हसास तबीयत की मालिक है। रात के न जाने किस पहर मुझे नींद आई। मैं जैसे ही नींद की वादी में उतरा, मेरी दूसरी दुनिया, जो अब मेरे लिए एक तल्ख हकीकत बन गई थी, मेरी मुंतजिर थी। इतवार के दिन प्रोग्राम के मुताबिक मैं और नाजिया करीबी दरिया पर पिकनिक मनाने के लिए तैयार होने लगे। अरे बाबा, इतना सारा सामान साथ लेकर क्यों चल रही हो? कौन सा हमने वहां पर चलकर रहना है, शाम को तो वापस आ जाएंगे। मैंने नाजिया से कहा, मैं चाहती हूँ आज का दिन हमारी जिंदगी का हसीन तरीन और यादगार दिन हो, जो आप हमेशा याद रखें। नाजिया ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था। हम तकरीबन हर इतवार को
कहीं न कहीं घूमने जाते थे, मगर मैंने आज से पहले नाज़िया को इतना खुश कभी नहीं देखा था। 1 घंटे बाद हम दरिया के किनारे पहुंच गए, जो कि जंगल के साथ ही बहता था और ये मेरी पसंदीदा जगह थी। आज मौसम बहुत खूबसूरत था। मैंने गाड़ी से पिकनिक का सारा सामान निकाला। मैं बैठकर चीजें सेट करने लगा। 5 मिनट बाद मैंने सारा सामान सेट करके देखा तो नाज़िया वहां नजर नहीं आ रही थी। मैं गाड़ी की तरफ गया, उसके अंदर भी वो नहीं थी। मैंने परेशानी के आलम में नाज़िया को आवाजें देना शुरू कर दी कि इसी दौरान बहुत जोर से मेरे सर पर कोई भारी चीज आ लगी और मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ मद्धम हो चुका था, मगर इसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता कोई चलता हुआ मेरे सामने आ गया। मैंने देखने की कोशिश की, मगर सर पर बहुत जोर से चोट लगने की वजह से मेरी आंखें भारी हो चुकी थीं। सामने खड़ा शख्स मुझे वाज़िह दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दर्द से कराहते हुए गौर से देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि सामने नाज़िया खड़ी थी जिसके हाथ में लोहे का रॉड था। उसके बाद मेरी आंखों के आगे मुकम्मल अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक बोसीदा से कमरे में पाया जो चारों इतराफ से बंद था। कमरे में लगे रोशनदान से मध्यम सी रोशनी अंदर आ रही थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, मगर चकरा कर गिर पड़ा। एक मर्तबा फिर दर्द से कराहते हुए मैंने जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। मैं काफी देर चीखता रहा, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। न मुझे किसी किस्म का शोर अब सुनाई दे रहा था। क्या यहाँ कोई रहता है कि नहीं? आखिर वो औरत कौन थी और मुझे नाज़िया की तरह क्यों लग रही थी? क्या वो नाज़िया थी या सर पर चोट लगने का असर था? मैं खुद से ये सवाल कर रहा था कि बाहर से अजीबो गरीब किस्म की डरावनी और पुरस्रार आवाजें आना शुरू हो गई, जैसे बहुत सारे खूंखार जानवर जमा हो रहे हों। अब आवाजें बहुत ज्यादा करीब आना शुरू हो गई थी। कमरे में लगा लोहे का दरवाजा एक धमाके के साथ धड़ाम से नीचे आ गिरा और वो आवाजें लम्हा ब लम्हा करीब होने लगी। खौफ की वजह से मेरे पूरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मैंने कांपते हाथों के सहारे उठने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि मैं उठने की कोशिश करता, एक अजीबो गरीब खलकत का शख्स अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मेरे सामने उसकी गर्दन कटकर मेरे पास आन पड़ी। उसका धड़ नीचे लोहे के दरवाजे पर जा गिरा, जिसने एक वहशतनाक आवाज पैदा की थी। मेरे अंदर न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि मैं शेर किसी फुर्ती से वहां से उठा और दूसरी जगह जाकर खड़ा हो गया। कमरे में एक सरकटी लाश पड़ी थी। सामने कोई शख्स खड़ा था जिसके हाथ में एक चमकदार चीज मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि इसी शख्स ने उस खौफनाक मखलूक को मारा है। अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसे पहचानने के बाद मैं हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी नाज़िया थी, जिसके हाथ में खून आलूद आलात थे और इसने एक ही वार से एक नेकामत शख्स की जान ले ली थी। नाज़िया के चेहरे से खुशी छलक रही थी। आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ। इससे पहले कि नाज़िया से मैं कोई और बात करता, वो वहां से गायब हो गई और मेरी आंख खुल गई। तभी नाज़िया ने मुझे जगाया, कहने लगी, आप नाश्ता कर लें, वरना आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मैंने नाश्ता किया, चुपके चुपके से नाज़िया को देखता रहा, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल थी। नाज़िया के इस अमल का मेरे ख्वाब से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने सोचा। फिर ये भी सोचा कि उस ख्वाब वाली लड़की का नाज़िया से कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल थोड़ी ही देर के बाद मैं ऑफिस के लिए रवाना हो गया। अभी मैं घर से थोड़ी ही दूर गया था कि मुझे किसी अनजान नंबर से फोन आया, तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है, अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो फौरन पहुंचो, और अगर पुलिस को बताने की कोशिश की या किसी और को भिनक भी पड़ी तो तुम्हें तुम्हारी बीवी की लाश तक नहीं मिलेगी। फोन करने वाले की आवाज रोबदार थी। इन्होंने मुझे एक एड्रेस बताया और फोन काट दिया। मैं चंद लम्हों के लिए हक्का बक्का रह गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तो नाज़िया को घर में अच्छे से छोड़ आया था। ख्वाब के मुताबिक मेरी जान को खतरा था,
फिर नाजिया के लिए ये सब कुछ कैसे? मैं नहीं चाहता था कि नाजिया किसी भी तरह से किसी तकलीफ में मुब्तला हो। सो पुलिस को इत्तला दिए बिना ही मैं ऑफिस से मतलूबा जगह पर निकल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं शहर से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। यहाँ दूर दूर तक इंसान तो दरकिनार, कोई जानवर तक मौजूद नहीं था। तेज हवा से इस वीराने में एक वहशतनाक शोर पैदा हो रहा था। दूर कहीं एक इमारत भी बनी हुई थी। मैंने मोबाइल निकालकर इस नंबर पर फ़ोन किया मगर वो नहीं मिला। मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। मैंने दोबारा नंबर मिलाया मगर फिर भी नहीं मिला। अचानक ही मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है, मगर इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखता, किसी ने मेरे सर पर एक ज़बरदस्त चीज़ मारी और मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मैं होश में आया तो सामने का मंजर देखकर मेरे तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये एक ऐसा ही कमरा था, हूबहू जैसा कमरा मैंने अपने ख्वाब में देखा था, मगर मैं जानता था ये ख्वाब नहीं हकीकत है। उसी वक्त मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कोई शख्स कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जोर से दरवाज़ा खुला था। रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। वो शख्स बिल्कुल मेरे करीब आकर रुक गया। इसने कोई बड़ा सा कोट पहन रखा था और सर पर हैट ली हुई थी। मुझे पहचाना। जैसे ही वो शख्स हैट उतार कर मेरे सामने आया, उसका चेहरा देखकर मैं मजबूती से बंधा हुआ होने के बावजूद भी पाँव को जमीन पर मारते हुए पीछे हो गया। उस शख्स का चेहरा मुकम्मल बिगड़ा हुआ था, जिसे देखकर बहादुर से बहादुर शख्स भी चंद लम्हों में खौफजदा हो जाए। ये कैसे जानेंगे भाईजान, ये तो उस वक्त बच्चे थे या मुल्क से बाहर पढ़ने गए हुए थे, जब इनके वालिद मोहतरम ने हमारे खानदान पर जुल्म व सितम के पहाड़ गिरा दिए थे। एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज़ मेरी समात से टकराई थी। जब वो आवाज़ शक्ल की सूरत में कमरे में दाखिल हुई तो मुझे अपनी समात के साथ साथ अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात नाजिया थी, जो मेरे लिए पूरी दुनिया थी। क्या हुआ आपको? यूं हैरान परेशान मुझे क्या देख रहे हैं? नाजिया की आवाज़ में बहुत करख्तगी और नफरत थी, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। तभी नाजिया ने मुझे अपनी कहानी दर्दनाक आवाज़ में सुनाना शुरू की। हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमारे घर में हर तरफ खुशियाँ थीं। मेरे अब्बू एक सरकारी ऑफिसर थे, अम्मी एक कॉलेज में पढ़ाती थी और उस वक्त मैं गालिबन 5वीं में पढ़ती थी। मेरे अब्बू एक ईमानदार ऑफिसर थे, जबकि तुम्हारा बाप एक जिम्मेदार और कारोबारी शख्सियत था। इनके गैर कानूनी इक़दाम पर अब्बू ने इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की और इन्हें कई महीनों तक अदालत के चक्कर काटना पड़े। बाद में इन्हें जेल हो गई। आपके अब्बू तो जमानत पर रिहा हो गए थे, मगर इन दोनों के बीच में दुश्मनी का आगाज हो गया। अब्बू से बदला लेने की खातिर आपके वालिद ने एक रात अपने आदमियों के साथ हमारे घर पर हमला कर दिया। हमारे खानदान पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। यहाँ तक कि मेरे छोटे बहन भाइयों की और मेरे अम्मी अब्बू की लाश तक नहीं मिली। मैं उस वक्त एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। बस तब से ही मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में तुमसे बदला जरूर लेकर रहूंगी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे साथ मिलना एक इत्तेफाक था? फिर उसके बाद मेरी गाड़ी का तुम्हारे ऑफिस से निकलते वक्त खराब होना एक इत्तेफाक था? हमारा एक ही फ्लाइट में एक दूसरे के साथ वाली सीटों पर मिलना क्या कोई इत्तेफाक था? जी नहीं, ये सब पहले से तयशुदा था। मैं चाहती तो तुम्हें कभी भी मार सकती थी, मगर मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहती थी, ताकि जिस दिन मैं तुम्हें मारूं तुम्हें अंदाजा हो कि अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है। पिछले 22 साल से मैं एक एक लम्हा बदले की आग में जलकर जी रही हूँ, और आज के दिन ही तुम्हारे वालिदैन ने मेरे माँ बाप को कत्ल किया था। तो नाजिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने बच्चों की तरह रोते हुए पूछा। इस बात पर वो आग बगूला होते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और धाड़ते हुए बोली, तो इस सारे वाक़े में मेरी माँ का क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? और एक ही लम्हे में तुम्हारे बाप ने हमारी खुशियों भरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। जैसे तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, वैसे ही हमारा भी कोई कसूर नहीं था।
ये रस्म दुनिया है, करे कोई और भरे कोई। नाजिया के भाई ने ये कहते हुए मेरा सर तन से जुदा कर दिया। मेरी गर्दन एक कोने में जा पड़ी। मेरा धड़, जिसके हाथ पांव अभी तक बंधे हुए थे और सर के बगैर में पड़ा था। नाजिया और उसका भाई इस कामयाबी पर जश्न मना रहे थे। मैं साइड पर सलामत खड़ा सही ये सब कुछ देखता रहा और मुझे अब तक यही लग रहा है कि ये सब कुछ एक ख्वाब था और शायद मैं भी एक ख्वाब हूँ।